24 अगस्त 2001 की वो रात टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। एयर ट्रांसैट की फ्लाइट 236 पुर्तगाल के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। अंदर बैठे 293 यात्रियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियों का सपना देख रहा था और कुछ लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। प्लेन में 13 क्रू मेंबर्स भी थे जो हर यात्री की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखने के लिए तैयार थे। कॉकपिट में 48 साल के अनुभवी कैप्टन रॉबर्ट पिशे बैठे थे। उनके साथ थे 28 साल के युवा और तेज तर्रार फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जेगर। रॉबर्ट पिशे को उड़ान का 16,800 घंटों का अनुभव था। वो ग्लाइडर उड़ाने में माहिर थे। हवा के साथ खेलना उनके खून में था। रात के 12:52 पर प्लेन ने टोरंटो की जमीन को अलविदा कहा और अटलांटिक के गहरे नीले आसमान में खो गया। सब कुछ परफेक्ट था। कैबिन की हल्की रोशनी में लोग सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और क्रू मेंबर्स मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नीचे सिर्फ अटलांटिक महासागर की अनंत शांति थी और ऊपर तारों से भरा आसमान। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये खूबसूरत रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक और यादगार रात बनने वाली थी। प्लेन अपनी 39,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहा था, मंजिल की ओर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस विशालकाय लोहे के परिंदे के अंदर एक छोटा सा नुक्स, एक ऐसी गड़बड़ी पनप रही थी जो कुछ ही घंटों में 306 जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेलने वाली थी। वो रात सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, वो जिंदगी और मौत के बीच की एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। उड़ान को करीब 4 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ शांत था। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। कॉकपिट में कैप्टन पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डग डी जेगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। तभी सुबह के 5:03 पर कॉकपिट के वार्निंग सिस्टम पर एक पीली बत्ती जली। फ्यूल इम्बैलेंस। इसका मतलब था कि प्लेन के दाहिने पंख के टैंक में बाएं टैंक के मुकाबले फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन पिशे ने इसे एक मामूली सेंसर की गड़बड़ी समझा। ऐसा अक्सर हो जाया करता है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, डर्क, बाएं टैंक से थोड़ा फ्यूल दाहिने टैंक में ट्रांसफर करो, शायद बैलेंस ठीक हो जाए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, लेकिन उस रात ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि दाहिने इंजन की फ्यूल लाइन में छोटा सा लीक शुरू हो चुका था। ये लीक एक गलत हाइड्रोलिक ट्यूब लगने की वजह से हुआ था, जो मेंटेनेंस टीम की एक चूक थी। अब जैसे ही उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर शुरू किया, लीक और तेजी से बढ़ने लगा। हर मिनट लगभग 13 किलो जेट फ्यूल अटलांटिक की ठंडी हवा में बर्बाद हो रहा था। कैबिन में पीछे बैठी एक एयर होस्टेस को फ्यूल की हल्की सी गंध महसूस हुई, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। उसने सोचा शायद किसी और चीज की गंध होगी। कॉकपिट में बैठा क्रू अभी भी इस बात से अनजान था कि उनका प्लेन धीरे धीरे अपना खून बहा रहा है। वो शांत रात अब धीरे धीरे एक भयानक सस्पेंस में बदल रही थी, जहां हर पल की कीमत जिंदगी थी। अगले 30 मिनट तक कॉकपिट में कंफ्यूजन का माहौल था। फ्यूल गेज की सुई तेजी से नीचे गिर रही थी, जो किसी भी हिसाब से नॉर्मल नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर डर्क बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन नतीजे हर बार चौंकाने वाले थे। फ्यूल की खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फ्यूल इतनी तेजी से कम हो रहा है जैसे कोई इसे पी रहा हो। मुझे लगता है कहीं लीक है। कैप्टन पिशे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्होंने रिस्बन की तरफ बढ़ते रहने का फैसला किया, क्योंकि बीच समंदर में उनके पास कोई और चारा नहीं था। नीचे हजारों फीट की गहराई में सिर्फ अटलांटिक का ठंडा अंधेरा पानी था। सुबह के 5:45 हो चुके थे जब कॉकपिट में एक और अलार्म बज उठा। इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल प्रेशर लो। ये दाहिने इंजन यानी कि नंबर 2 के लिए वार्निंग थी। फ्यूल लीक की वजह से इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेट करने वाला तेल भी लीक हो रहा था। अब स्थिति हाथ से निकल रही थी। कैप्टन पिशे ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। उन्होंने अपनी आवाज को मैक्सिमम शांत रखते हुए कहा, Santa Maria Control, this is Air Transat 236. We have a suspected fuel leak. We need to divert, requesting immediate diversion to largest airbase in the Azores. Azores द्वीप समूह उस वक्त वहां से सबसे नजदीकी जमीन थी, लेकिन वो भी करीब 300 किलोमीटर दूर था। एटीसी ने तुरंत उन्हें रूट क्लियर कर दिया। अब उनकी रेस वक्त के साथ शुरू हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास कितना फ्यूल बचा है और क्या वो जमीन तक पहुंच भी पाएंगे। हर गुजरता पल उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। सुबह के 6:13 है। अटलांटिक महासागर के ऊपर 38,000 फीट की ऊंचाई पर कॉकपिट में जो डर था
वो अब हकीकत बन चुका था। दाहिने इंजन ने बुरी तरह से खांसने जैसी आवाज की और फिर एक झटके के साथ बंद हो गया। कॉकपिट की स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल बत्ती जलने लगी। इंजन 2 फ्लेम आउट। प्लेन एक तरफ हल्का सा झुक गया और कैबिन में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। जो यात्री जगे हुए थे वो घबरा गए। कैप्टन पिशे ने पूर्ण प्लेन को संभाला। अब उनके पास सिर्फ एक इंजन बचा था, बायां इंजन यानी कि नंबर 1। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक इंजन के सहारे एज़ोर्स तक पहुंच जाएंगे, जो अभी भी करीब 200 किलोमीटर दूर था। लेकिन ये उनकी उम्मीद सिर्फ 13 मिनट तक ही जिंदा रह सकी। सुबह के 6:26 पर बाएं इंजन ने भी जवाब दे दिया। एक भयानक खामोशी छा गई। प्लेन के दोनों इंजन अब बंद हो चुके थे। 3 लाख किलो का वो विशालकाय एयरबस अब सिर्फ एक बड़ा सा ग्लाइडर था, जो 35,000 फीट की ऊंचाई से हर मिनट 2,000 फीट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। कैबिन में इमरजेंसी लाइटें जल उठीं, एयर कंडीशनिंग बंद हो गई और एक डरावना सन्नाटा पसर गया। यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। लोग रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म। नीचे सिर्फ मौत का समंदर था और ऊपर अंधेरा आसमान। उस खामोशी में सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल परिंदे अपने टूटे पंखों के साथ जमीन की ओर गिर रहा हो। कॉकपिट में मौत जैसी खामोशी थी। कैप्टन रॉबर्ट पिशे ने स्टिक को कस के पकड़ रखा था। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर डर्क की तरफ देखा और कहा, "We've lost both engines." डर्क ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, "We are gliding, sir." उनके पास अब सिर्फ 19 मिनट थे। 19 मिनट के अंदर अगर वो जमीन तक नहीं पहुंचे तो प्लेन अटलांटिक में समा जाएगा। लेजिस एयरबेस अभी भी 120 किलोमीटर दूर था। यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन कैप्टन पिशे ने हार नहीं मानी थी। वो एक ट्रेन्ड ग्लाइडर पायलट थे। वो जानते थे कि बिना इंजन के भी प्लेन को कैसे काबू में रखना है। तभी एक तेज गड़गड़ाहट के साथ प्लेन के नीचे से रैम एयर टरबाइन बाहर निकला। ये एक छोटा सा पंखा था जो हवा के दबाव से घूमकर प्लेन के जरूरी सिस्टम्स के लिए थोड़ी सी बिजली पैदा करता है। कॉकपिट की कुछ स्क्रीनें फिर से जिंदा हो गईं। डर्क ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजी। मेडे मेडे मेडे, ट्रांसैट 236, बोथ इंजन्स फेल्ड, वी आर ग्लाइडिंग टू लैजिस। दूसरी तरफ से एटीसी ऑपरेटर की हैरान आवाज आई, "कंफर्म, बोथ इंजन्स आउट?" डर्क ने जवाब दिया, "अफर्मेटिव, बोथ इंजन्स आउट।" लेजिस एयरबेस पर इमरजेंसी सायरन बज उठे। रनवे को खाली करा दिया गया। फायर ट्रक और एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। अब सब कुछ कैप्टन पिशे के हाथ में था। एक छोटी सी गलती और 306 जिंदगियां खत्म हो जाती। वो उस विशालकाय बेजान परिंदे को अपने तजुर्बे के पंखों पे उड़ा रहे थे। दोस्तों, कहानी का ये पल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आप भी उस प्लेन में होते तो क्या करते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी हर एक हाइप और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए कहानी में वापस चलते हैं। कॉकपिट में जहां एक खामोश जंग चल रही थी, वहीं कैबिन का माहौल दिल दहला देने वाला था। इमरजेंसी लाइटों की पीली रोशनी में यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। इंजन की आवाज बंद होते ही सब समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बच्चे रो रहे थे। उनकी माएं उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग अपनी सीट पर सिर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ने अपने प्रियजनों के लिए छोटे छोटे अलविदा नोट लिखने शुरू कर दिए थे। हवा का दबाव कम होने से लोगों के कानों में दर्द हो रहा था। कैबिन क्रू अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो बार बार चिल्ला रहे थे, "फास्टन योर सीट बेल्ट्स, स्टे काम, पुट योर हेड डाउन।" एक एयर होस्टेस ने बाद में बताया, "हमें नहीं पता था कि हम बचेंगे या नहीं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग यही थी कि आखिरी सांस तक यात्रियों को हौसला देना है।" एक यात्री ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसे सिर्फ अंधेरा और नीचे चांद की रोशनी में चमकती समंदर की लहरें दिखीं। उसने मान लिया था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ कस के पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उस प्लेन में हर कोई अपनी जिंदगी की फिल्म को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो डर, वो बेबसी और वो अपनों से बिछड़ने का खौफ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वो 306 धड़कते हुए दिलों का एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका था, जो हर पल अपनी कब्र की ओर बढ़ रहा था। कॉकपिट में कैप्टन पिशे किसी योगी की तरह शांत थे। उनका पूरा ध्यान प्लेन के ग्लाइड एंगल और स्पीड पर था। उन्हें पता था कि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो प्लेन तेजी से नीचे गिरेगा और अगर कम हुई तो वो स्टॉल होकर गिर सकता है। उन्होंने प्लेन को 280 नॉट्स यानी करीब 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर बनाए रखा। ये एक परफेक्ट ग्लाइडिंग स्पीड थी।
फर्स्ट ऑफिसर डिर्क लगातार उन्हें ऊंचाई, दूरी और हवा की दिशा के बारे में जानकारी दे रहे थे। एल्टीट्यूड 18,000 फीट, डिस्टेंस 60 नॉटिकल माइल्स। डिर्क की आवाज कॉकपिट में गूंज रही थी। कैप्टन पिशे मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। हर एक फुट की ऊंचाई कीमती थी। वो जानते थे कि उन्हें इस ऊंचाई को दूरी में बदलना है। उनका सालों का ग्लाइडिंग का अनुभव आज 306 लोगों की जान बचाने वाला था। उन्होंने हवा के बहाव का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां वो कम से कम ऊंचाई खोकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। ये किसी जादू से कम नहीं था। वो एक 3 लाख किलो के लोहे के टुकड़े को किसी कागज के जहाज की तरह हवा में तैरा रहे थे। नीचे घने बादल थे। उन्हें जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। डिर्क ने कहा, स्टिल नथिंग ऑन द रेडार। कैप्टन पिशे ने फुसफुसाकर कहा, विल सी इट, वी विल। उनका आत्मविश्वास ही उस अंधेरी रात में उम्मीद की इकलौती किरण थी। उन्होंने अपने डर को अपने हुनर के नीचे दबा दिया था। वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो उस रात 306 लोगों के लिए भगवान बन चुके थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। प्लेन अब 13,000 फीट की ऊंचाई पर था। लैंडिंग में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, लेकिन अभी भी उन्हें जमीन नजर नहीं आ रही थी। कॉकपिट में निराशा छाने लगी थी। क्या उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या वो मंजिल के इतने करीब आकर भी हार जाएंगे? तभी बादलों के बीच से अचानक फर्स्ट ऑफिसर डिर्क चिल्ला उठे, लैंड अहेड, आई सी लाइट्स, दैट्स लेजीज। वो रनवे की लाइटें नहीं थीं, वो एजोर्स द्वीप के एक छोटे से शहर की रोशनी थी। लेकिन उस अंधेरे समंदर के बीच वो रोशनी किसी जन्नत की तरह लग रही थी। 306 लोगों के लिए वो जिंदगी की रोशनी थी। कैप्टन पिशे के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत प्लेन को रनवे 33 की दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। अब एक नई चुनौती उनके सामने थी। बिना इंजन के, बिना हाइड्रोलिक पावर के लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने डिर्क से कहा, गियर डाउन। डिर्क ने जवाब दिया, सर हाइड्रोलिक प्रेशर इज टू लो, गियर में नॉट लॉक। कैप्टन ने बिना एक पल गंवाए कहा, डू इट मैन्युअली। दोनों ने मिलकर मैनुअल सिस्टम से लैंडिंग गियर को नीचे किया। गियर नीचे आने की ठक की आवाज उस खामोश कॉकपिट में सबसे सुकून देने वाली आवाज थी। अब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार था, लेकिन कैप्टन पिशे जानते थे कि ये कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं होगी, ये एक कंट्रोल्ड क्रैश जैसा होगा। दोस्तों, बस कुछ ही पल में ये प्लेन जमीन पर उतरने वाला है। क्या वो बच पाएंगे? मुझे पता है आपकी भी सांसें रुकी हुई हैं। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने। आपके लाइक, कमेंट और हाइप मुझे ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। प्लेन अब सिर्फ 2000 फीट की ऊंचाई पर था। द्वीप की रोशनियां साफ नजर आ रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संदेश आया, ट्रांजिट 236, यू आर क्लियर टू लैंड, रनवे 33, ऑल इमरजेंसी यूनिट्स आर स्टैंडिंग बाय। कैप्टन पिशे ने इंटरकॉम पर अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ब्रेस फॉर लैंडिंग। कैबिन क्रू ने एक साथ चिल्लाकर यात्रियों को निर्देश दिया, ब्रेस ब्रेस ब्रेस। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सिर सीटों के बीच झुका लिए और उस आखिरी झटके का इंतजार करने लगे। सुबह 7:04 पर एयरबस A330 का भारी भरकम शरीर लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेजीज एयरबेस के रनवे से टकराया। टचडाउन बहुत हार्ड था। एक जोर का झटका लगा, जैसे प्लेन कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लैंडिंग के जोर से प्लेन के 8 टायर फट गए, लेकिन कैप्टन पिशे ने कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने प्लेन को रनवे पर सीधा बनाए रखा। बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट और बहुत कम ब्रेकिंग पावर के साथ प्लेन रनवे पर किसी आग के गोले की तरह दौड़ता रहा। आखिरकार रनवे खत्म होने से सिर्फ 700 मीटर पहले वो विशालकाय ग्लाइडर रुक गया। एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया और फिर कैबिन के अंदर से तालियों और रोने की मिलीजुली आवाजें आने लगीं। वो जिंदा थे, वो सब जिंदा थे, एक भी खरोच के बिना। ये एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसे कैप्टन रॉबर्ट पिशे के हुनर और हिम्मत ने हकीकत में बदल दिया था। जैसे ही प्लेन रुका, चारों तरफ से फायर ट्रक और एम्बुलेंस दौड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत प्लेन पर केमिकल फोम का छिड़काव किया ताकि किसी भी तरह की आग का खतरा टाला जा सके। क्रू ने इमरजेंसी दरवाजे खोले और चिल्लाए, इवैक्यूएट, गो गो गो। यात्री इमरजेंसी स्लाइड से नीचे उतर रहे थे। कोई जमीन को चूम रहा था, कोई रोते हुए अपने परिवार को गले लगा रहा था। कुल 18 लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जो या तो झटके की वजह से थीं या स्लाइड से उतरते वक्त लगी थीं। जब सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, तब कॉकपिट से कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डीजेगर बाहर आए। रॉबर्ट जमीन पर उतरे और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बस इतना ही कहा, वी मेड इट। वहां मौजूद सभी बचाव कर्मियों, सैनिकों और एयरपोर्ट स्टाफ ने उनके लिए जोरदार तालियां बजाईं। उस रात वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो एक हीरो थे। बाद में जांच में पता चला कि हादसा एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम की गलती से हुआ था, लेकिन यह भी कहा गया कि पायलटों ने जिस असाधारण कौशल और सूझबूझ का परिचय दिया, उसने एक भयानक तबाही को एक चमत्कार में बदल दिया था।
कैप्टन पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डिर्क को पूरी दुनिया में हीरो ऑफ द एजोर्स के नाम से जाना जाने लगा। उस फ्लाइट का नाम इतिहास में हमेशा के लिए द एजोर्स ग्लाइडर पड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अपनी हिम्मत और हुनर की आखिरी हद तक लड़ता है तो मौत को भी हार माननी पड़ती है। ये कहानी उन 306 लोगों की है जिन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा और फिर जिंदगी की एक नई सुबह में आंखें खोली। दोस्तों, ये थी एयर ट्रांजिट 236 फ्लाइट की अविश्वसनीय कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप कैप्टन पिशे के लिए क्या कहना चाहेंगे। आपका हर एक लाइक, कमेंट और हाइप मुझे ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।